स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गोही की बॉडी पर एक लड़का ऐसे टैटू बना रहा है। दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में है। टैटू बनाने के बाद वो लड़का गोही को कहता है कि तुम्हारा ये बॉडी पे मार्क मेरी वजह से है और ये मार्क और तुम अब मेरी हो। ऐसा कह के दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये सारी चीजें गोही सपने में देख रही थी। उसकी अचानक से नींद खुलती है। वो पिछले 3 सालों से इस टाइप के सपने देख रही है, लेकिन उस सपने में वो लड़का कौन है? गूही को कभी ये बात पता नहीं चल पाता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कि वो अपनी लाइफ़ से भूल चुकी है। एक्चुअल में वो ही इन चीज़ों को लेके बहुत ही परेशान रहा करती थी। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड यान का कॉल आता है। उसके दोस्त उससे मिलने की ज़िद कर रहे थे। आज शाम में उन लोगों ने क्लास यूनियन रखा है। क्या गोही फ्री है तो उनसे मिलने के लिए आ सकती है? गोही यान के साथ पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में है। जब वो उसे ऐसे बोलता है तो वो मना नहीं कर पाती है और बोलती है कि ठीक है वो शाम में आ जाएगी मिलने के लिए। आफ्टर दैट हम लोग शाम का सीन देखते हैं क्लब का, जहाँ पर कि गोही अकेले ही यान और उसके दोस्तों से मिलने के लिए उस क्लब में गई हुई थी। गोही को आदत नहीं था उस क्लब में जाने का, उस क्या किसी भी क्लब में जाने का। यान क्लब के नीचे उसे रिसीव करने के लिए आता है। देखने से तो यही लग रहा था कि दोनों अच्छे रिलेशनशिप में हैं। फिर वो गोही को अंदर क्लब में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं जुआन जो कि इस कहानी का हीरो है, वो भी आया हुआ था। और हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि इस फर्स्ट सीन जो था ड्रामा का, उसमें जो गोही के साथ लड़का था, वो कोई और नहीं जुआन ही था। गोही यहाँ पर आती है जुआन को देख कर के, उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो पहले भी उससे मिल चुकी है, उससे एक पुराना रिश्ता है, लेकिन वो उसके बारे में काफ़ी कुछ भूल चुकी है। गोही, जुआन और यान तीनों एक दूसरे से ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। जुआन और यान पहले के कॉलेज के फ्रेंड थे। यहाँ पर अब वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। उन लोगों ने उसे भी ऐसे क्लास यूनियन में बुलाया हुआ था। गोही यहाँ पर आती है, वो यान के बगल में बैठती है। यान अपने दोस्तों लोगों को गोही से इंट्रोड्यूस कराता है, ये कहते हुए कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और वो जल्द ही उससे शादी करने वाला है। ये सुनकर के जुआन को थोड़ा-सा बुरा फ़ील होता है। जब से गोही वहाँ पर आई हुई थी, जुआन की नज़रें गोही पर ही थी। यान अपने दोस्त लोगों के साथ चले जाता है पार्टी करने के लिए, इसी कमरे में थोड़ी दूर, और वो अपने दोस्त लोगों से बात कर रहा था। उसका ध्यान गोही पर नहीं था। जुआन गोही से बात करने का कोशिश करता है। गोही जुआन को पहचान नहीं रही थी, तो वो उससे काफ़ी नॉर्मली ट्रीट करती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो ऐसे क्लब में मोस्टली आते-जाते रहती है? तो गूही यहाँ पर झूठ बोल देती है कि हाँ, वो ऐसे क्लब्स में आते-जाते रहती है। लेकिन जुआन जानता था कि ये बात सच नहीं है। गूही को आज सुबह वाला सपना अपना याद आ रहा था। वो उससे पूछती है कि हम पहले कभी मिले हैं क्या? जुआन कहता है क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? गूही उसे नहीं बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो सपने वाला लड़का वही है। सामने वहाँ पे ड्रिंक्स रखा हुआ था, तो वो बैठ कर के ड्रिंक करने का कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पहला सिप लेती है तो उसे काफ़ी वोमिटिंग होने लगता है, क्योंकि उसे ड्रिंक करने का आदत नहीं था। जॉन यहाँ पर उसे ऑरेंज जूस ऑफ़र करते हुए कहता है, तुम्हें ड्रिंक करने की आदत नहीं है, तुम इसे पियो। गोही जॉन का केयर देख कर के यहाँ पर थोड़ा-सा इम्प्रेस होने लगती है। ऊपर से उसे ये तो फीलिंग हो ही रहा था कि वह जॉन को पहले से जानती है। वो दोनों कुछ इधर-उधर की बातें करते हैं। जॉन गोही को कहता है कि जब अब हम कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक-दूसरे से अपना नंबर शेयर कर लें। गोही यान को देखती है, उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वो कन्फ्यूज़ थी। फिर जॉन के इंसिस्ट करने पर वो उसे अपना नंबर दे देती है, ये सोचते हुए कि कोई बात नहीं, वो यान का फ्रेंड ही तो है, वो भला उसके साथ क्या ही बुरा करेगा। ये सोचते हुए वो उसे अपना नंबर दे देती है और फिर जॉन खुश था कि फाइनली उसे गोही का नंबर मिल गया। पार्टी खत्म होता है, सब वहाँ से लौट रहे थे। यहाँ पर यान पार्टी में काफ़ी ड्रंक हो जाता है। गोही उसे संभालते हुए कार में लेकर के जाती है। वो यान को कार में बैठाता है, तभी गोही को जुआन के नंबर से मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं वापस से अकेले। अब यहाँ पर ये देख कर के गोही उसका मैसेज पढ़ती है और वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाती है कि जुआन उसे ऐसे मैसेजेस क्यों भेज रहा है। वो यहाँ पर यान की गर्लफ्रेंड है, ये बात उसे पता है। वो और जॉन दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। फिर वो यहाँ पर यान को
वहाँ से घर लेकर के जा रही होती है, तो वो रास्ते में पूछती है कि क्या वो जॉन का क्लोज़ फ्रेंड है? तो इस बात पे यान उसे कहता है कि हाँ, क्लोज़ फ्रेंड कह सकती हो, हम दोनों कॉलेज में साथ में हुआ करते थे और अब वो काफ़ी अमीर भी हो गया है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद जॉन उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा है, तो वो उसके मैसेजेस को डिलीट कर देती है क्योंकि वो उसके और जॉन के रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहती थी। यान गोही से माफ़ी माँगते हुए कहता है कि एक्चुअल में मेरी वजह से तुम्हें ऐसे क्लब्स में आना पड़ा। वो बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाह रहे थे, वो काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे। इसी वजह से मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर के आना पड़ा। गोही कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे दोस्तों से मिल ली ना। यान गोही का केयर करते हुए उसे घर चलने के लिए कहता है। लेकिन कभी-कभी जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारा इंसान हमारे लिए परफेक्ट है, ज़रूरी नहीं कि वो चीट ही करे, तो ही आप उसे कम अनपरफेक्ट, इम्परफेक्ट कह सकते हो। तो वही चीज़ था, ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा सही ही हो। नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस जाती है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ा बिज़नेस पार्टनर आने वाला है। 1-2 दिनों में उसके साथ हम सबको पार्टी करने के लिए जाना है। अब ऐसे पार्टीज़ में वो ही जाना इंटरेस्ट नहीं रखती थी, लेकिन उसका बॉस कहता है कि उस पार्टनर ने कहा है कि कंपनी की तरफ से जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उन सबको आना ज़रूरी है। अब वो भी इंटर्नशिप पे यहाँ पर जॉब कर रही थी, तो उससे बॉस का बात मानना मजबूरी भी हो जाता है, इसीलिए वो कह देती है कि ठीक है। वो जाने के लिए तैयार है, वो चाह कर के भी उस पार्टी के लिए मना नहीं कर पा रही होती है। काम खत्म होने के बाद जब वो घर जाती है, तो देखती है कि यान ने यहाँ पर उसके लिए इस तरीके से सरप्राइज डिनर प्लान किया हुआ है। उसे तो पता नहीं था कि आज उनकी थर्ड मतलब रिलेशनशिप की एनिवर्सरी है। यान को ये चीज़ें याद थी, वो छोटी-छोटी चीज़ों का गोही का ख़्याल रखा करता था। गोही से सॉरी बोलते हुए कहती है कि एक्चुअली में उसे याद नहीं था, वो ऑफ़िस के काम में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी। यान उसे कहता है कि मुझे पता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। वो ही खुद को बहुत ही लकी मान रही थी कि यान जैसा प्यार करने वाला इंसान उसे मिला है। इसके बाद वो लोग बैठ कर के साथ में लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो गूही थी वो यान से पूछती है कि जुआन को वो कब से जानता है। बातों-बातों में वो उसे बताता है कि पहले दोनों साथ में कॉलेज में हुआ करते थे। उस समय जुआन इतना रिच नहीं हुआ करता था और फिर वो अचानक से उसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलने लगा और अब वो हम सबसे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मेरे डैड और जुआन की कंपनी के बीच में भी ऐसे टाई अप चलते रहता है। गोही को लग रहा था कि अगर वो जुआन से कनेक्टेड रही तो यान के रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसका बिज़नेस इफ़ेक्ट हो सकता है। इसी वजह से वह जुआन का नंबर फिर ब्लॉक कर देती है, ये सोच कर के कि बेहतर होगा कि वह जुआन से दूर रहे। उसे डाउट हो रहा था कि जुआन उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा है और वो यान के लिए बहुत ज़्यादा ही लॉयल थी। ऐसे थर्ड रिलेशनशिप एनिवर्सरी पर यान ने गोही के लिए गिफ्ट लाया हुआ था। गोही को लगता है कि 3 साल से दोनों साथ हैं। शायद यहाँ पर वो उसे रिंग देकर के शादी के लिए प्रपोज़ करने वाला है। लेकिन यान जब उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें से एक नेकलेस निकलता है। फिर वो जाकर के गोही को वो नेकलेस पहना देता है। गोही सोच रही थी कि उसने इस बार भी उसे शादी के लिए प्रपोज़ नहीं किया है। उसका दिल थोड़ा-सा छोटा हो जाता है। लेकिन वो यान से इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। यान उसे कहता है कि अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलने के लिए ले जाने के लिए सोच रहा हूँ। ये बात सुनकर के गोही खुश हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा-सा परेशान भी थी कि क्या यान की मॉम उसे पसंद करेगी या नहीं। दोनों यहाँ पर पीसफुली अपना लंच फिनिश करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जॉन को देखते हैं जो कि गोही का सोशल मीडिया चेक करता है, तो उसने यान की तरफ से दिए हुए गिफ्ट को अपलोड किया था अपने साइट पर। उसे देख कर के जेलसी होने लगती है, वो गोही को मैसेज करता है तो देखता है उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गोही के कंपनी में वो पार्टी होने वाला था। वो बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं जॉन ही होने वाला था। जॉन यहाँ पर वो बिज़नेस पार्टनर बन करके उस पार्टी में जाता है। तब तक कोही का बॉस सबको बता रहा था कि हमारा पार्टनर आने वाला है, कोई भी कुछ भी गलती नहीं करेगा। गोही यहाँ पर जॉन को देख कर के शॉक्ड हो जाती है। उसे नहीं पता था ना कि उसकी कंपनी का नया बिज़नेस पार्टनर कोई और नहीं, जॉन ही होने वाला है। वो तो जानबूझ कर के इस बात को गोही से छुपा कर के रखा हुआ था और वो सडनली ऐसे उसके सामने आता है, क्योंकि उसने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया था। जॉन यहाँ पर आता है तो वो गोही के बगल में बैठता है। ये देख कर के उसका बॉस समझ जाता है कि वो गोही को पहले से जानता है और उसमें इंटरेस्टेड भी है। वो गोही को जॉन को एंटरटेन करने के लिए बोलता है। सब यहाँ पर साथ में एक दूसरे को ड्रिंक टोस्ट कर रहे थे।
लेकिन जुआन गोही से उसका वो ग्लास ले लेता है, क्योंकि उसे पता था कि वो ड्रिंक नहीं करती है। ये देख कर के गोही का बॉस और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है कि जॉन गोही को पहले से जानता है। सब यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में बात करते हैं। वो लोग जब लौट रहे थे तो जॉन यहाँ पर ऐसे ड्रंक था आफ्टर पार्टी। उसका बॉस गोही को कहता है जाओ जॉन को छोड़ कर के आओ। जॉन यहाँ पर रेजिस्ट कर रही थी, गोही रेजिस्ट कर रही थी तो जॉन उसे अपने कार का चाबी दे देता है और उसे घर छोड़ने के लिए बोलता है। दोनों कार से घर जा रहे होते हैं। जुआन यहाँ पर गोही से पूछता है कि क्या वो उससे घबरा रही है? गोही उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे डर नहीं रही हूँ, बस हम दोनों कुँवारे हैं और एक-दूसरे के साथ रहना सही नहीं है। तुम्हें पता है कि मेरा पार्टनर है। जुआन उसे कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगा? रही बात उस मैसेज की, तो वो तो मेरे दोस्त ने सिर्फ़ प्रैंक करने के लिए तुम्हें मैसेज कर दिया था। लगता है वो मैसेज तुम्हें इतना ज़्यादा ऑफ़ेंड कर दिया कि तुमने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। गोही कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा कि शायद कुछ गलतफ़हमी हो गई है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं किसी और के साथ उसे चीट करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। जॉन बात करते-करते सो जाता है। गोही उसे सँभालते हुए घर लेकर के जाती है। वो काफ़ी ड्रंक था, उसे उसके घर के अंदर तक कैसे भी उसे पहुँचाना ही था। वो जैसे-तैसे जॉन को उठाते हुए घर लेकर के जाती है। वो इतना ड्रंक था, ऊपर से काफ़ी हेवी था। वो उसे घर के अंदर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो ऐसे सोफ़े पे उसे बिठा देती है। फिर जब वो उसे छोड़ कर के वहाँ से जाने लगती है, तो वो गोही को अपने पास खींच लेता है और वो ऐसे उसके नेक पर किस करने लगता है। एक्टिंग तो वो यही दिखा रहा था कि एक्चुअल में वो काफ़ी ड्रंक है और वो क्या कर रहा है उसे पता नहीं है। गोही जैसे-तैसे करके खुद को सँभालती है और वो जुआन को छोड़ कर के वहाँ से चली जाती है अपने घर के लिए। यहाँ पर उसके जाते ही जुआन जगता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो एक्टिंग कर रहा था ड्रंक होने का। खुद से ही कहता है कि अब वो गोही को खुद से दूर नहीं होने देगा। इधर अगले दिन गोही ऑफिस पहुंचती है। उसने बॉस का दिया हुआ काम पूरा नहीं किया था। डांटने के बजाय बॉस उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा यहाँ पर टाइमलाइन बढ़ा दे रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जोहान ने हमारी कंपनी को इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गया, लेकिन उसने तुम्हें चूज किया है इंटरव्यू के लिए। गोही जानती थी कि जोहान ने उसे क्यों चूज किया है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि अगर इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा तो गोही को यहाँ पे परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा। तब जाकर के गोही ये बात सुन कर के थोड़ा-सा रिलैक्स होती है कि चलो यहाँ पर कम से कम उसे परमानेंट जॉब तो मिल रहा है। बॉस के कहने पर वो जुआन का इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हो जाती है। जब वो ऑफ़िस से बाहर निकलती है, उसका बॉयफ्रेंड यान उसे लेने के लिए आया हुआ था। गोही यहाँ पे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? तो वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि हमें तुम्हें अपनी मॉम से मिलाने के लिए लेकर के जाना है, तो अभी चलना है। गोही कहती है लेकिन हमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया। गिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं खरीदा है। यान कहता है कोई बात नहीं, मेरी मॉम समझदार है, उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो आज मिल लो। गोही काफ़ी नर्वस थी उसकी मॉम को वो पसंद आएगी या नहीं। वो लोग ऐसे होटल में जाते हैं जहाँ पर कि उसकी मॉम पहले से ही गोही का वेट कर रही थी। तो गोही यहाँ पर उसकी मॉम को सॉरी बोलती है कि उसे आने में थोड़ा लेट हो गया, उसे पता नहीं था। उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं। फिर वो तीनों यहाँ पर साथ में बैठ कर के बात कर रहे होते हैं। अब तक तो यहाँ पर यान की मॉम गोही की काफ़ी बड़ाई कर रही थी कि वो काफ़ी प्रिटी है। लेकिन तभी वहाँ पर रेहान को एक ऑफ़िस का कॉल आ जाता है और उसे साइड में बात करने के लिए जाना पड़ता है। और यान के वहाँ से जाते ही यान की मॉम अपनी असली औकात दिखाने लगती है। वो कहती है मुझे पता चला कि तुम्हारे मॉम-डैड अब इस दुनिया में नहीं है। तुम अभी गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती हो, इंटर्नशिप का जॉब करती हो। तुम्हें क्या लगता है यान तुम्हारे लायक है? वो इतना अमीर है। तुम्हें खुद में थोड़ा-सा सेल्फ रिलायंस तो होना चाहिए ना। सेल्फ रियलाइज़ेशन कि तुम उसके लायक नहीं हो, मुँह उठा कर के इतनी गरीब होने के बावजूद तुम मेरे बेटे को फँसा रही हो। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? इस बात पर गोही कहती है कि मैं यान से 3 सालों से प्यार करती हूँ और मैंने कभी उसके पैसे का फ़ायदा नहीं उठाया। मैं उसके पीछे पैसे के लिए नहीं हूँ। यान की मॉम सोचती है लेकिन यान ने तो कहा था कि वो गोही को पिछले 1 साल से जानता है, तो फिर ये 3 साल के रिलेशनशिप के बारे में क्यों कह रही है? बातें अभी आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर यान लौट आता है। वो अपने साथ एक रिंग लेकर के आया था और उसने प्लान किया था वो अपनी मॉम के सामने गोही को प्रपोज़ करेगा। यहाँ पर जैसे ही वो गोही को उसके फियांसे बनने के लिए प्रपोज़ करता है, उसकी मॉम यान पर चिल्लाने लगती है कि अभी उसने उसके डैड से बात नहीं किया है, वो इस रिश्ते के लिए राज़ी होंगे या नहीं, वो ऐसे पहले ही क्यों गोही को प्रपोज़ कर रहा है। इस बात पे यान कहता है मॉम, डैड को मैं मना लूँगा, मैं गोही से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं जब से इसके साथ रिलेशनशिप में आया हूँ, मैंने तब से सोचा है कि मैं उसी से
शादी करने वालों अब गोही यहाँ पे प्रेशराइज़ में थी कि वो करे तो क्या करे? एक तरफ यान जिससे कि वो प्यार करती है, उसे वो ऐसे रिंग दे कर के शादी करने के लिए कह रहा है और दूसरी तरफ यान की मॉम गोही को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो तो फर्स्ट मीटिंग में ही समझ ही गई थी, लेकिन फिर भी वो गोही को रिजेक्ट नहीं करना चाह रही थी और उसे हाँ कह देती है। वो उसका रिंग एक्सेप्ट कर लेती है। ये फ़ोटोज़ उसने अपने सोशल मीडिया पर भी डाले थे। जब ये चीज़ जॉन देखता है तो उसे इतना जेलस होता है कि बस पूछो मत। मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर जॉन के लिए बुरा लग रहा था। दूसरे दिन गोही जॉन का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, लेकिन उसके पास ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं था तो उसकी जो हेल्पर थी वो उसे रोक देती है। फिर यहाँ पर वो कार से जा रहा होता है बाहर क्योंकि वो ऑफिस में नहीं था। तभी गोही की नज़र उस पे पड़ती है तो वो उसके कार के पीछे उसे रोकने के लिए जाती है बात करने के लिए, क्योंकि वो इंटरव्यू ज़रूरी था। जॉन जब गोही को देखता है तो वो कार रोक देता है और उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? गोई उससे कहती है कि एक्चुअल में उसे याद होगा कि कंपनी की तरफ से उसे इंटरव्यू लेना था। एक्चुअल में उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए उसके हेल्पर ने उसे कंपनी में जाने नहीं दिया। गोहान कहता है अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस में बोल दूंगा अगली बार से कोई तुम्हें मुझसे मिलने से पहले नहीं रोकेगा। गोई कहती है नहीं नहीं, मुझे इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं चाहिए, बस तुम मेरे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन हो इन्हें पढ़ लो और तुम जब चाहो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हूँ। जॉन उसे कहता है कि तुम ऑफिस के बाहर मुझसे मिल रही हो, जहाँ पर कि मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूँ जो तुम इंटरव्यू लेने के लिए आए हो। ऊपर से तुमने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाऊँगा? हमारे बीच तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने तुम्हें क्लियर भी कर दिया है। तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है अनब्लॉक करने में? गोही के पास जॉन को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके लिए इंटरव्यू ज़रूरी था। इसी वजह से वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अनब्लॉक कर देती हूँ। फिर उसका नंबर वो अनब्लॉक करके वापस से उसे वीचैट पे ऐड करती है। तब जाकर के गोहान को थोड़ा-सा चैन मिलता है। वो गोही को कहता है कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हें यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। गोही पूछती है कौन सा शर्त? तो वैसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ एक बिजनेस पार्टी में अपना पार्टनर बना करके लेके जाना चाहता हूँ। गोही कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं ऑलरेडी यहाँ से इंगेज्ड हूँ, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। जवान कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना करके वहाँ नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ अपने साथ एक फीमेल पार्टनर बना के लेके जा रहा हूँ। एज यू नो कि हमारे बिजनेस पार्टीज काफ़ी ज़्यादा हाई-फ़ाई होते हैं और वहाँ एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। इसी वजह से मुझे सिर्फ़ एक पार्टनर की ज़रूरत थी, तो मैंने तुमसे पूछा। अब गोही इस इंटरव्यू के लिए जुआन को ये भी कह देती है। बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बिज़नेस पार्टनर बन कर के उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, तो तुम इंटरव्यू कब दे रहे हो? जुआन कहते तुम चाहो तो इंटरव्यू अभी ले सकती हो। गोही को बहुत ज़्यादा ही जल्दी थी, तो वो कार में ही जुआन का इंटरव्यू लेने का डिसाइड करती है। कुछ सवाल वो उससे करती है जहाँ पर कि जॉन उसे चुपचाप आंसर दे देता है। फिर वो गोही से पूछता है कि क्या वो सच में यान से शादी करने के लिए सोच रही है। इस बात पर गोही उसे कहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है और वैसे भी वो यान से प्यार करती है, तो क्यों उससे शादी ना करे। जॉन उसे क्या ही कहता कि आखिरकार उनका क्या पास्ट का रिलेशनशिप है, वो चाह करके भी उसे बता नहीं पाता है। जाने से पहले वो बस गोही को इतना कहता है कि वो उसका प्रॉमिस याद रखे। उसने उससे पार्टी में चलने के लिए कहा है, तो गोही को एक दिन उसके साथ एक पार्टी में चलना ही पड़ेगा। गोही बोलती है कि हाँ ठीक है, वो इन बातों को याद रखेगी। ऐसा कह के वो वहाँ से उसके कार से निकल जाती है। तभी वहाँ पर जॉन को कॉल आता है कि उसके ग्रैंडफ़ादर की तबीयत खराब हो गई है। अब उसे पता था कि इसमें किसका हाथ है, तो वो जल्दी-जल्दी अपने घर के लिए निकलता है। इधर हम लोग जुआन के घर पे देखते हैं जहाँ पर उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी मॉम के गुजरने के बाद उसका सौतेला भाई गू यहाँ पर कंपनी में इंटरफेयर करने का कोशिश कर रहा था, जिस वजह से कि कंपनी को काफ़ी लॉस होता है। अब ये बात पता चलती है ग्रैंडफादर की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। वो काफ़ी डरा हुआ था, उसके फादर उसका सपोर्ट करते हुए कहते कोई बात नहीं, तुम अभी-अभी इस बिज़नेस में आए हो, लॉस प्रॉफ़िट तो होते रहता है, डोंट वरी, ग्रैंडफादर ठीक हो जाएँगे। तभी वहाँ पर जुआन आता है और वो भी खूब पर गुस्सा करने लगता है कि जब औकात नहीं हो तो कंपनी में एंटर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। यहाँ पर उसके फादर जुआन को डांटते हुए कहते हैं कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। वो भी उसका भाई है। जुआन कहता है मेरी मॉम ने सिर्फ मुझे ही जन्म दिया था, ये मेरा भाई तो हो ही नहीं सकता है। उसके फादर जुआन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गु तुम्हारा भाई है और तुम दोनों भाइयों को मिलकर के ये कंपनी संभालनी होगी। जॉन कहता हाँ, अपने बेटा का कंपनी सँभालने का नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। ग्रैंडफ़ादर की हालत इस तरीके से ख़राब है, अब उसके फ़ादर कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं तो जॉन की स्टेप मदर
उसे कहती है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडफ़ादर, ये कंपनी वैसे भी तुम्हें नहीं देने वाले हैं। जोआन हँसते हुए कहता है तुम्हें इसी बात का तो डर है, इसीलिए तो तुम अपने नालायक बेटे को कंपनी भेजती हो। लेकिन उसके पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है कि वो कंपनी को सँभाल सके। जब वो यहाँ पर जॉन को बदतमीजी से जवाब देने का कोशिश कर रहा होता है, तो जॉन उसे खींच करके एक पंच लगा देता है और कहता है कि अपनी हद में रहो, अपनी औकात याद रखना। तुम हमेशा ही सौतेले भाई थे और वही रहोगे। कभी तुम कंपनी में क्या, हमारी फैमिली में भी मेरी जगह नहीं ले सकते हो। उसकी स्टेप मदर को ये सारी चीज़ें देख कर के जॉन पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप अपने बेटे को वहाँ से लेकर के खिसक लेती है। फिर जोहान ग्रैंडफ़ादर को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उन्हें होश आया था। घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं, ये सारी बातें यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर भी अच्छे से समझ रहे होते हैं और जोहान से कह रहे थे कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें शादी-वादी कर लेना चाहिए। जोहान कहता है, हाँ, मैं गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अगर वो मान गई, तो फिर हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। ग्रैंडफ़ादर उसे कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे दोस्त का एक फ़ंक्शन है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को लेते जाना। अब जोहान ग्रैंडफ़ादर के हाँ में हाँ मिला देता है। उसने सोचा था कि वो इस बारे में गोही से पूछेगा और अगर वो उसे हाँ कह देगी, तो वो उसे ही वहाँ पर लेकर के जाएगा। ग्रैंडफ़ादर की तबीयत एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इसी वजह से वो उस पार्टी में नहीं जा पा रहे थे। घर जाकर के जुआन को सोचने के बाद गोही को मैसेज करता है कि अगर वो कल फ्री है तो वो उसे एक पार्टी में लेकर के जाना चाहता है। गोही ने उसे प्रॉमिस किया था ना चलने के लिए, लेकिन गोही उधर से उसे मैसेज बैक करती है कि आई एम सॉरी, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। कल मेरे प्लान्स हैं यान के साथ और मुझे उसके साथ जाना है। इसके बाद तुम किसी भी दिन बोलो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जुआन यहाँ पर बेचारा थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो गोही को उस पार्टी में सच में लेकर के जाना चाह रहा था, बट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस पार्टी में वो जाने वाला है, गोही भी उसी पार्टी में आने वाली है। अगला सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि गोही यान के साथ उस पार्टी में गई हुई थी और सब ये दोनों जोड़े का काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि गोही कितनी प्रिटी लग रही है यान के साथ। वहाँ पर उसकी मॉम भी आई हुई थी। यान के सामने उसकी मॉम काफ़ी स्वीट बना करती है और वो गोही की हमेशा ही बड़ाई करती है। यहाँ पर यान गोही को मॉम के पास छोड़ करके कुछ और बिजनेसमैन से मिलने के लिए चले जाता है। तब उसकी मॉम उसको इंसल्ट करते हुए कहती है, हाँ, फ्री के महंगे कपड़ों में तो कोई भी अच्छा ही लगता है। देखो, कल तुमने कैसे कपड़े पहने हुए थे और आज जब तुम्हें इतने महंगे ड्रेसेस मेरे बेटे ने दिलाया तो तुम्हारा तो बिल्कुल रंग-ढंग ही बदल गया। तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो। चलो, अगर मेरे बेटे ने तुमसे शादी करने के लिए सोच ही लिया है, तो हमें तुम्हें गरीबी से अमीर तो बनाना ही पड़ेगा। ये रखो ये कड़ा मेरी तरफ से। लेकिन गोही वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है और कहती है, आंटी पहली बात, भले ही मैं आपके बेटे यान के साथ हूँ, लेकिन मैंने जितने भी गिफ्ट्स उससे लिए हैं, उसी प्राइस के गिफ्ट मैंने उसे दिए भी हैं। मैंने आज तक आपके बेटे का फ़ायदा कभी नहीं उठाया और ये जो ड्रेस है, वो मैंने खुद अपने पैसे से खरीदे हैं, ये आपके बेटा के नहीं है। रही बात आपके इस घड़ी की, तो मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी मॉम ये बात को इंसल्ट के तौर पे ले लेती है और उसी को डाँटने लगती है कि उसे बड़ों से बात करने का तरीका नहीं पता है, तो उसके गिफ्ट को ऐसे रिजेक्ट कर रही है। बातों को सुन कर के ईयान यहाँ पर आता है और पूछने लगता है कि क्या चल रहा है? उसकी मॉम यहाँ पर वापस से स्वीट बनते हुए कहती है, "अरे देखो ना, मैंने तो बस गोही की बड़ाई की कि वो कितनी अच्छी लग रही है इस ड्रेस में और मैंने उसे ये कड़ा दिया तो वो कड़ा लेने से मना कर दिए। पता नहीं, कह रही है कि आप लोग मुझ पर एहसान कर रहे हो, मुझे इस एहसान की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, मैं तो उसे अपने घर की बहू सच में बनाना चाहती हूँ।" अब वो यहाँ पर यान के सामने ऐसे चालें चल रही होती हैं। यान को लगने लगता है कि उसकी मॉम तो इतने अच्छे से गोही से बिहेव कर रही है, तो वैसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है और वो गोही पर ही गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें उसकी मॉम के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वो बेचारी कितने अच्छे से तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। गोही गुस्सा करके साइड में चली जाती है जब उसे पता चलता है कि वो जिस बंदे से प्यार करती है, वही उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। यान उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम उसे बहाने से रोक लेती है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ़ को तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। देखो ना, वो तो शादी होने से पहले ही ऐसे मुझसे ज़बान लड़ा रही है। वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। तभी इस पार्टी में यहाँ पर जुआन एंट्री लेता है। वो अकेले ही यहाँ पर आया हुआ था और जिन लोगों की पार्टी थी, वो लोग यहाँ पर उससे मिलने के लिए जाते हैं। जुआन ने ग्रैंडफ़ादर की तरफ से उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर के आया हुआ था, तो वो उन्हें गिफ्ट वगैरह देते हैं। वो लोग जुआन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं कि वो आई नहीं, तो जुआन बहाना कर देता है कि वो बिज़ी है।
आज वो नहीं आ पाएगी। फिर यान जॉन से मिलने के लिए जाता है। वो उससे पूछता है, "अरे! तू अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लेकर के आया?" तो जॉन कहता है, "तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, वो किधर है? दिख नहीं रही।" वो कहता है कि इधर-उधर ही वो कहीं कुछ खा पी रही होगी। तभी जॉन की नज़र गोही पर जाती है जो कि अकेले ही ड्रिंक कर रही होती है। उसे पता था कि गोही को ड्रिंक करने का आदत नहीं है और फिर भी वो पार्टी में ड्रिंक कर रही है, इट मीन्स कि ज़रूर ही कुछ न कुछ हुआ है। यहाँ पर जब कोई पर नज़र ईयान की पड़ती है तो वो उससे बात करने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि क्या वो अब भी गुस्सा है? कोई बात नहीं, अगर उसे उसकी मॉम का दिया हुआ वो ब्रेसलेट पसंद नहीं है तो वो लोग दूसरा ब्रेसलेट खरीद लेंगे। गोही उसे समझाने का कोशिश करती है कि बात ब्रेसलेट की है नहीं, बात है कि उसकी मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। फर्स्ट मीटिंग पर ही वो उससे ईयान से ब्रेकअप करने के लिए कह रही थी। तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो क्या हमारा शादी करना सही होगा? लेकिन ईयान इन बातों को मानने के लिए ही तैयार नहीं था कि उसकी मॉम ऐसे गोही से ब्रेकअप करने के लिए कह सकती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद गोही को कोई गलतफ़हमी हुआ और यहाँ पर वो अपनी मॉम को ही सपोर्ट करता है। ये बात यहाँ पर गोही को बहुत ही बुरा लगता है कि इतनी चीज़ें बोलने के बाद भी यान को उस पे ट्रस्ट नहीं है और वो यान कैसे ममास बॉय होने की वजह से गुस्सा करके पार्टी से बाहर चली जाती है। ये चीज़ें जॉन यहाँ पर देख रहा होता है। वो देख कर के समझ जाता है गोही और यान के रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसे ये परफेक्ट मौका दिखता है गोही को अपना बनाने का। शायद गोही तो पहले से ही उसकी थी। इस बार यान उसे मनाने के लिए भी नहीं जाता है। दूसरी तरफ जब वो पार्टी से ऐसे अकेले साइड निकलती है तब जुआन यहाँ पर उसे अपने कार में खींच लेता है। यान उसे ढूंढते हुए आता है लेकिन कोई उसे दिख ही नहीं रही थी। गोही तो जुआन के कार में थी। वो उसे देख कर उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि वो क्या कर रहा है ये। वो उसे कहता है कि तुम्हारी यान से लड़ाई हुई ना। वो कहती है ये उसका और उसके पर्सनल मैटर है, वो क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। जुआन उसे कहता है जो चीज़ यान उसे दे सकता है वो जुआन भी तो उसे दे सकता है। वो अपनी मॉम के सामने उसे सपोर्ट तक करने का हिम्मत नहीं रखता है। वो क्यों ही उसके साथ है? वो उससे शादी क्यों नहीं कर ले रही? गोही उसके इस प्रपोज़ल को सुन कर के शॉक्ड हो जाती है और इधर वो उसे हग कर लेता है उसके ऐसे बॉडी पर अपने बनाए हुए टैटू को देखने के लिए। वो वही सेम लाइन कहता है, तुम भी मेरी हो और ये टैटू भी मेरा है। गोही को फ्लैशबैक में जुआन से रिलेटेड कुछ बातें याद आती है। जॉन गोही को किस करने लगता है और दूसरी तरफ उसे यान इधर ढूंढते हुए आता है। गोही काफ़ी घबरा जाती है कि कहीं यान को पता न चल जाए कि वो उसके साथ ऐसे कार में है। वो जल्दी से जॉन को लिप पे बाइट करती है ताकि वो उसे छोड़ दे। इधर यान उसे ढूंढने के लिए आने लगता है। गोही घबराई हुई थी। वो कहती है यान को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पीछे भी क्या हुआ है, वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। इधर वो उसे ढूँढते हुए जॉन का कार का शीशा डाउन करने के लिए बोलता है, तो जॉन यहाँ पर गोही पर अपना जैकेट डाल देता है, ताकि यहाँ पर यान को पता ना चल सके। फिर नॉक करने पर वो शीशा डाउन करता है। जॉन को एक लड़की के साथ देख कर के वो उसे पूछ रहा होता है कि क्या यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो इस बात पर जॉन उसे कहता है हाँ। तो वो उससे कहते हैं तुम उसे हम सबसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करा रहे हो? जॉन कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो कि वो काफ़ी शाई है और तुम लोगों से फ़िलहाल मिलने के लिए रेडी नहीं है। डोंट वरी, वो जैसे ही मिलने के लिए रेडी होगी, तो मैं तुम लोगों से उसे मिलने के लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। फिर यान यहाँ पर उससे पूछता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड गोई को देखा है क्या? वो बाहर ही आई थी लेकिन वो मिल नहीं रही है। इस बात पे वो कहते हैं कि नहीं, मैंने इधर गोई को आते हुए नहीं देखा। यान फिर सॉरी बोल कर के उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ से दूसरी साइड चले जाता है। उसकी जाते ही यहाँ पर गोही जुआन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो इस तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं करे वरना फिर वो उससे बात भी नहीं करेगी। अभी यहाँ पर वो कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ एक दिन शादी में ज़रूर चलोगे, तो फिर तुम आए क्यों नहीं? तो गोही कहती है तुम्हें पता है कि आज मुझे यान के साथ इस पार्टी में आना था, तो फिर मैं तुम्हारे साथ भला कैसे ही आ सकती हूँ? गोही उसे कहती है कि वो कुछ ज़्यादा उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और ये चीज़ें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो बेहतर होगा कि वो लोग अपने रिलेशनशिप को थोड़ा मेंटेन करके रखें। वो फ़िलहाल किसी और की फियांसे है और ये बातें जुआन को अच्छे से पता है। लेकिन जुआन गोही को अब किसी हालत में जाने नहीं देने वाला था। वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है, खुद कार से निकल जाता है और अपने ड्राइवर को कहता है गोही को घर छोड़ देने के लिए। फिर वो अंदर पार्टी में चले जाता है। वो सोचता है कि वो गोही को कैसे न कैसे करके अपना बना करके ही रहेगा। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं, गोही ऑफिस में जाती है तो उसका बॉस उसे कहता है, मुझे तो तुम्हारा इंटरव्यू बहुत ही पसंद आया है लेकिन पता नहीं जोहन को क्या हुआ जो वो कह रहा है कि नहीं, वो इस इंटरव्यू को
रिलीज़ नहीं करने देगा, क्योंकि इसमें जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं, वो इम्प्रॉपर तरीके से यहाँ पर गूही ने लिखे हुए हैं। वो जानती थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूँ ही उसे परेशान करने के लिए कह रहा है। उसका बॉस उसे समझाता है, "मुझे लगता है तुम्हें जाकर के उससे बात करनी चाहिए। तुम्हारा यहाँ पर जॉब टिका हुआ है, तुम्हें परमानेंट जॉब चाहिए ना, तो फिर तुम्हें जुआन से इस बारे में बात करना होगा कि वो इस जो इंटरव्यू है उसे रिलीज़ होने दें।" वो उससे कहती है कि ठीक है, फ़िलहाल जुआन कहाँ है मुझे बताइए, मैं जा रही हूँ उससे बात करने के लिए। तो वो उसे उस प्लेस का एड्रेस मैसेज कर देता है जहाँ पर कि जुआन उसे मिल सकता था। वही वहाँ के लिए निकल जाती है। उसके निकलते ही उसका बॉस जुआन को कॉल करता है और कहता है, "आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। हमारी कंपनी का थोड़ा ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए।" जुआन ओके, ओके बोल देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कोही पहले तो उसकी कंपनी में जाती है। उसे लगा था कि शायद वो वहीं मिलेगा, लेकिन उसे पता चलता है कि जुआन वहाँ पर है ही नहीं। फिर वो उसे कॉल करती है। जुआन बाहर ही था। वो उसे कहता है कि मैंने एक क्लब का एड्रेस मैसेज किया है। तुम्हें अगर मुझसे कुछ भी बात करनी है तो उस क्लब में आ जाना। गोही कहती है ठीक है। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देता है और गोही को उस क्लब के लिए जाते हुए देख रहा था। जॉन को अभी एक मीटिंग में जाना था, जो कि वो एक मीटिंग अटेंड करने के बाद गोही से मिलने के लिए उस क्लब में आने वाला था। दूसरी तरफ गोही इस क्लब में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जुआन यहाँ पर आया ही नहीं है। उन सबका ये कॉमन दोस्त था। उससे वो जुआन के बारे में पूछती है तो वह कहता है, जुआन अभी एक मीटिंग में है और वह 10 मिनट में आता ही होगा। उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर बैठ करके उसका वेट कर सकती है। गोही यहाँ पर बैठ कर के उसका चुपचाप वेट कर रही होती है। तभी एक बदमाश लड़का आ कर के गोही से बात करने का कोशिश करता है। अब गोही उसमें बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा होता। फिर उसे कह रहा होता है कि चलो, अब जब तुम यहाँ पर वेट कर ही रही हो, तब तक हम लोग ऐसे टेबल टेनिस खेलते हैं। गोही इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है, हालाँकि उसका मन नहीं था। वो लड़का जो था, एक नंबर का प्ले बॉय था और वो जानबूझ कर के गोही के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पर वही जब उसके साथ ऐसे गेम खेलने के लिए जाती है, तो वो उसे इम्प्रॉपर तरीके से टच करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन वही तब तक खुद को ऐसे सेफ रख रही होती है। तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है। जब वो यहाँ पर आता है तब उसकी नज़र पड़ती है कि वो लड़का यहाँ पर गोही के ऐसे पीछे पड़ा हुआ है। वो उससे पहले मिला नहीं था। वो चुपचाप वहाँ चला जाता है तो वो बंदा जुआन को देख कर के घबराने लगता है। क्योंकि उसे पता था कि गोही यहाँ पर जुआन से मिलने के लिए आए हुए थे। वो अपने फ्रेंड को इशारा करता है इस लड़के को यहाँ से लेकर के जाने के लिए। उसे पता नहीं चलता है कि जुआन आखिरकार उससे क्यों ही गुस्सा है। उसका फ्रेंड उसे वहाँ से लेकर के जाता है और फिर वो गोही को कहता है, बहुत टेबल टेनिस खेलने का मन कर रहा है ना, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और वो जानबूझ करके गोही के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होकर के उसके साथ ऐसे ये गेम खेल रहा होता है। टेबल टेनिस ही बोला गया था, बट आई नो कि ये टेबल टेनिस नहीं है, ये पूल है। यहाँ पर इस तरीके से वो लोग उस गेम को खेल रहे होते हैं और वो ना जानबूझ कर के गोही के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लास्ट में गोही को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे कह रही होती है कि तुम बहुत ही बदतमीज़ हो गए हो। मैं यहाँ पर ऑफ़िस से रिलेटेड तुमसे बात करने के लिए आई हुई थी और पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। वो नहीं समझ पाती है कि यहाँ पर इस तरीके से जुआन को जेलसी हो रहा है, गोही को किसी और के साथ देख कर के, और वो जुआन को बहुत ज़्यादा ही भला-बुरा सुना दे दिया, कह दिया कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं। मैं यहाँ से बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं उसे चीट किसी हालत में नहीं करने वाली हूँ। बेहतर होगा कि तुम इतने अमीर हो, तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूँढ लो। ऐसा बोल कर के वो गुस्से में क्लब से बाहर निकल जाती है। निकल तो जाती है, लेकिन तब उसे लग रहा था कि एक्चुअल में जॉन की वज़ह से उसका जॉब मैटर करता है। इतनी मुश्किल से उसे ये जॉब मिला था उस एक्सीडेंट के बाद, और अगर यहाँ पर जॉन ने उसका वो इंटरव्यू रिलीज़ करने का ऑर्डर नहीं दिया तो फिर उसकी जॉब चली जाएगी। फिर वो यान के साथ रिलेशनशिप कैसे ही मेंटेन कर पाएगी। वो वहाँ से जाती है, जॉन का फ्रेंड यहाँ पर आता है, उस लड़की के बारे में पूछता है तो उसका फ्रेंड उसे कहता है डोंट वरी। उसे नहीं पता था कि वो ही तुम्हारे साथ है। अब वो सिस्टर इन लॉ को दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। इसके इस दोस्त को पता था जॉन और गोही के बारे में, ये भी कि वो गोही से कितना ही प्यार करता है। दूसरी तरफ जब कोई घर जाती है तो आज जो सुख के साथ हुआ वो सारी चीज़ों को याद कर रही होती है। यहाँ पे यान उसे कॉल करता है तो वो फ़ोन पर रोने लगती है। वो काफ़ी परेशान थी, लेकिन वो चाह कर के भी उसे इन बातों को बता नहीं पाती है। यान वहाँ पर आता है, वो कोई का फ़िक्र कर रहा था। पूछता है क्या हुआ, वो क्यों परेशान है? तो कोई उससे कहती है कुछ नहीं, एक वाइल्ड डॉग नीचे गली में उसके पीछे पड़ गया था, इसी वज़ह से वो थोड़ा घबराई हुई है। यान उसे काम डाउन करता है, वो उसे कहता है डोंट वरी, वो आ गया है। अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा। वो रोमांस करने के लिए आगे इनिशिएट करता है, लेकिन गोही के बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। उससे यान का इस टाइप का फिजिकल टच कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा होता है। वो यान को बहाना कर देती है कि एक्चुअल में वो पीरियड्स में है, तो फिलहाल वो रोमांस नहीं कर पाएगी।
यान यहाँ पर गोही की बातों को समझता है। 3 साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद वो दोनों एक-दूसरे को अब तक किस भी नहीं किए थे। फिर भी यान ने खुद को ऐसे कंट्रोल करके रखा हुआ था कि एक बार गोही से शादी हो जाएगी, तो शायद वो इन चीज़ों को लेकर के नॉर्मल हो जाएगी। गोही यान को कहती है, तुम्हें याद है, पहले हम कॉलेज में मुझे ऐसे चोट लगा था, तो तुम मुझे कॉलेज के हॉस्पिटल में लेकर के गए थे और वहाँ से चेकअप कराने के बाद तुमने अपने हाथों से मेरे लिए नूडल्स बनाया था। मुझे वही नूडल्स फिर से खाना है। यान को ये चीज़ें याद नहीं थी। वो उसे कहता है, शायद बात काफ़ी पुरानी हो गई, इसी वजह से मुझे याद नहीं है कि मैं तुम्हें कभी हॉस्पिटल लेके गया था। मुझे तो बस इतना याद है, जब मैंने तुम्हें कॉलेज के स्टेज पर पहली बार देखा था, तभी मुझसे तुमसे पहली बार प्यार हो गया था। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, जो कि यान ने बनाया था। खाना खाने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। जब रात में गोही सोने जाती है, तो वो सोचती है कि जोआन का वो किस, वो टच उसे अनकंफर्टेबल क्यों फील नहीं कराता, जबकि वो उसे जानती भी नहीं है। और यान जिसके साथ वो 3 सालों से रिलेशनशिप में है, उसका टच उसे अच्छा नहीं फील कराता है। इन सारी बातों को इग्नोर करके वो सोने के लिए चली जाती है। रात में वो सपना देख रही होती है कि वो जोआन के साथ है। वो दोनों कॉलेज टाइम में रिलेशनशिप में है और वो इस तरीके से गोही उसे बोलती है कि उसे नूडल्स खाना था। वो बाउंड्री फाँद करके उसे लेके जाने का कोशिश कर रहा था। तभी गार्ड्स इधर आने लगते हैं। गोही जल्दी से जंप करती है और उसके पीठ में चोट लग जाता है और उसी समय उसे वो पीठ में चोट लगा था, तो जुआन उसे जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। जहाँ पर कि और जो पेशेंट थे, वो जुआन और गोही की जोड़ी की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि वो दोनों साथ में काफ़ी प्यारे लगते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि गोही का चोट बहुत गहरा नहीं है। 3-4 दिनों में वो घाव ठीक हो जाएगा, पानी से टच नहीं करने। और हाँ, बाहर के स्पाइसी फूड वो नहीं खा सकती है, वरना उसकी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं करेगी। कोही को भूख लगा था, तो यहीं पर जोआन ने उसके लिए वो फूड बनाया था, जो कि कोही को याद आ रहा है। ये सपना देखती उठती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि क्या सपने में वो जो लड़का है वो जोआन है। ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, आई होप कि आप लोगों को इस कहानी के पार्ट 2 का इंतज़ार होगा ही। अगर यस, तो यस का कमेंट ज़रूर ही कर देना कमेंट में। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब इस कहानी का सेकंड पार्ट आए, तो आप लोगों से मिस ना हो, नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में।